आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही क्या कहते हैं लैंडमार्क जजमेंट है, सैयद याकूब बनाम केएस राधाकृष्णन 1963 का। हाँ बिल्कुल। मामला सुनने में तो लगता है जैसे बस रूट परमिट का कोई झगड़ा हो। स्टेज कैरेज परमिट का। हाँ, मद्रास से चिदम्बरम रूट का। लेकिन असल में ये मामला कहीं ज्यादा बड़ा सवाल उठाता है। सही कहा। ये सवाल है हाई कोर्ट की जो रिट पावर्स हैं, मतलब अनुच्छेद 226 के तहत हाँ उनका दायरा कितना है, खासकर सर्टियोरारी रिट का। बिल्कुल। तो हमारे पास इस फैसले के अंश है और हमारा मकसद है इस जटिल कानूनी मुद्दे को थोड़ा आसान बनाना। हाँ, ये देखना है कि कैसे एक आप सोचिए बस परमिट का झगड़ा इतना बड़ा कानूनी सवाल बन गया। हाँ, कि कोर्ट कहाँ तक जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की सीमाएं क्या हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मामला शुरू कैसे हुआ? मामला शुरू हुआ मद्रास में। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मतलब राज्य परिवहन प्राधिकरण ने मद्रास चिदम्बरम रूट के लिए 2 स्टेज कैरेज परमिट निकालने थे। ओके, तो आवेदन मंगाए होंगे। हाँ, कई आवेदन आए। अथॉरिटी ने पहला परमिट तो एक कंपनी को दे दिया। ठीक है। लेकिन दूसरे परमिट के लिए उनको कोई भी कैंडिडेट पूरी तरह से सही नहीं लगा, मतलब फिट नहीं बैठा। अच्छा, तो फिर क्या किया? तो उन्होंने फैसला किया कि दूसरे परमिट के लिए दोबारा से आवेदन मंगाएंगे। इस फैसले से तो कई लोग खुश नहीं हुए होंगे जिन्होंने अप्लाई किया था। बिल्कुल नहीं। तो कई एप्लीकेंट्स, जिनमें ये हमारे अपीलकर्ता सैयद याकूब और जो प्रतिवादी नंबर 1 है केएस राधाकृष्णन, ये दोनों भी थे। हाँ। ये लोग चले गए स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में, मतलब अपील में। अच्छा, अपीलीय न्यायाधिकरण के पास। तो वहां क्या हुआ? ट्रिब्यूनल ने पहला परमिट तो कंफर्म कर दिया, कहा कि वो ठीक है। ओके। लेकिन दूसरा परमिट उन्होंने अपीलकर्ता यानी सैयद याकूब को दे दिया। अच्छा, तो याकूब को परमिट मिल गया ट्रिब्यूनल से। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो दूसरे पक्ष थे राधाकृष्णन, हाँ, प्रतिवादी नंबर 1, वो इस फैसले से खुश नहीं थे। वो पहुंच गए मद्रास हाई कोर्ट। अच्छा, अनुच्छेद 226 के तहत सर्शियोरारी रिट लेकर। एग्जैक्टली। सर्शियोरारी रिट याचिका दायर की। पहले सिंगल जज ने सुना। सिंगल जज ने ट्रिब्यूनल का ऑर्डर रद्द कर दिया। ओह, किस आधार पर? जज का मानना था कि ट्रिब्यूनल ने कुछ जरूरी मतलब रेलेवेंट फैक्ट्स को नजरअंदाज किया है। फिर मामला डिवीजन बेंच में गया होगा। हाँ, डिवीजन बेंच ने भी सिंगल जज के फैसले को सही ठहराया। खासकर इस बात पर जोर दिया कि ट्रिब्यूनल ने राधाकृष्णन का जो दावा था कि चिदम्बरम में उनकी वर्कशॉप है, उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो ये वर्कशॉप वाली बात अहम हो गई। यहीं से मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया। हाँ, अब याकूब, जिन्हें ट्रिब्यूनल से परमिट मिला था, वो सुप्रीम कोर्ट गए। और उनका तर्क क्या था? उनका मेन तर्क ये था कि हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले में दखल देकर अपने अधिकार क्षेत्र यानी आर्टिकल 226 के दायरे को लांघ दिया है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। यहीं पर सर्टियोरारी का असली मतलब सामने आता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत साफ तौर पर समझाया। उन्होंने कहा कि ये जो सर्टियोरारी रिट है ना, हाँ, ये एक सुपरवाइजरी पावर है, मतलब देखरेख करने वाली। ये अपीलेट पावर नहीं है। मतलब हाई कोर्ट निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले को अपील की तरह नहीं सुन सकता। नहीं, आप सबूतों को फिर से तौल नहीं सकते या ये नहीं कह सकते कि इस सबूत से ये नहीं वो निष्कर्ष निकलना चाहिए था। ये काम ट्रिब्यूनल का है। तो फिर हाई कोर्ट कब दखल दे सकता है सर्टियोरारी में, अगर वो तथ्यों को दोबारा जांच ही नहीं सकता? दे सकता है, पर उसकी सीमाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप तब दखल दे सकते हैं जब जुरिस्डिक्शन की एरर हो। जुरिस्डिक्शन की एरर मतलब या तो ट्रिब्यूनल ने अपना अधिकार क्षेत्र लांघा हो, या अधिकार होते हुए इस्तेमाल न किया हो, या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल किया हो, जैसे मान लीजिए नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया हो। अच्छा, जैसे बिना सुने फैसला दे दिया। हाँ, उस तरह की चीजें। और दूसरी बड़ी वजह है कानून की ऐसी त्रुटि जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट हो। एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कोई ऐसी कानूनी गलती जो साफ साफ दिख रही हो, रिकॉर्ड देखकर ही पता चल जाए, उसके लिए कोई लंबी चौड़ी बहस या बाहर के सबूत देखने की जरूरत ना पड़े। ये तो काफी ऊंचा स्टैंडर्ड लगता है। बिल्कुल। तथ्यों की गलती चाहे वो गंभीर ही क्यों ना हो, उसे आप सर्शियोरारी से ठीक नहीं कर सकते जब तक कि वो गलती ऐसी ना हो कि फैसला बिना किसी सबूत के ही दे दिया गया हो। हाँ, वो एक एक्सेप्शन है। या फिर सबूत को एडमिट करने या ना करने में कोई ऐसी गलती हुई हो जिससे पूरा फैसला ही बिगड़ गया हो। पर आमतौर पर सबूत काफी है या नहीं, ये तय करना ट्रिब्यूनल का काम है। तो वापस उस चिदम्बरम वर्कशॉप वाली बात पर आते हैं। हाँ। हाई कोर्ट ने तो इसी को आधार बनाया था। हाँ।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे देखा? क्या ये रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि नहीं थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राधाकृष्णन की वर्कशॉप चिदम्बरम में है या नहीं, ये बेसिकली एक फैक्ट का सवाल था। ठीक है। और रिकॉर्ड पर, मतलब जो कागजात थे, उनमें ट्रांसपोर्ट अधिकारियों की रिपोर्ट्स थीं जो राधाकृष्णन के दावे के उलट थीं। अच्छा। एक और एप्लीकेंट ने भी इस दावे को चैलेंज किया था। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हो सकता है ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में वर्कशॉप पर बहुत डिटेल में ना लिखा हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनका जो भी निष्कर्ष था वो बिना किसी सबूत के था, या उसमें कोई ऐसी कानून की गलती थी जो रिकॉर्ड देखते ही पता चल जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाई कोर्ट ने बेसिकली फैक्ट्स की रीअसेसमेंट कर दी जो उन्हें सर्चियोरारी में नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, बहुमत की राय यही थी, मेजॉरिटी ओपिनियन यही था कि हाई कोर्ट ने तथ्यात्मक विवाद में पढ़कर और सबूतों का वजन अपने हिसाब से देखकर अपने सर्टियोरारी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है, उसका उल्लंघन किया है। लेकिन मैंने सुना है कि इस फैसले पर सारे जज एकमत नहीं थे, कोई डिसेंटिंग ओपिनियन भी था। हाँ, ये बताना जरूरी है, जस्टिस सुब्बा राव ने असहमति जताई थी। उनका नजरिया थोड़ा अलग था। क्या कहना था उनका? उनका मानना था कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 47 है वो पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित को ध्यान में रखने की बात करता है। हाँ। और उनके हिसाब से आवेदक के पास वर्कशॉप जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, ये पब्लिक इंटरेस्ट का एक बहुत जरूरी पहलू था। अच्छा। तो जब ट्रिब्यूनल ने इस जरूरी तथ्य को उनके मुताबिक नजरअंदाज किया तो ये सिर्फ फैक्ट की भूल नहीं थी। तो क्या था? उनके हिसाब से ये कानून की साफ त्रुटि थी, क्योंकि कानून उस पर विचार करने की मांग कर रहा था। इसलिए जस्टिस सुब्बा राव के अनुसार हाई कोर्ट का हस्तक्षेप बिल्कुल सही था। दिलचस्प। अलग अलग नजरिए, लेकिन फैसला तो बहुमत का ही माना जाता है। बिल्कुल, बहुमत की राय ही कानून बनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी से अपील स्वीकार कर ली और हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। हाँ, हाई कोर्ट के सिंगल जज और डिवीजन बेंच दोनों के आदेश रद्द कर दिए और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला था जिसमें याकूब को परमिट मिला था, हाँ, उसे बहाल कर दिया। तो आखिर में परमिट सैयद याकूब को ही मिला। तो इस पूरे मामले से क्या सबक मिलता है, मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि न्यायिक समीक्षा, खास तौर पर सर्टियोरारी रिट के जरिए, उसकी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, उन्हें फैक्ट्स पर फैसला करने में एक हद तक आजादी दी गई है। हाई कोर्ट उनकी जगह नहीं ले सकता, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है कि शायद ट्रिब्यूनल का फैसला बेस्ट नहीं था, जब तक कि वो जुरिस्डिक्शन या साफ कानूनी गलती वाला मामला ना हो। बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हम चाहते हैं कि प्रशासनिक निकाय जैसी ये ट्रिब्यूनल सारे जरूरी तथ्यों पर, खासकर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान दें। हाँ, जैसा जस्टिस सुब्बा राव ने पॉइंट आउट किया। और दूसरी तरफ हमें न्यायिक समीक्षा की तय सीमाओं का भी सम्मान करना है। सही। तो इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये संतुलन साधना ही असली चुनौती है।